हेलो दोस्तों, सीआरएम क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उनमें मैकेनिक्स का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो मोशन के अंदर मैकेनिक्स का पार्ट आता है वो अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, टाइप्स ऑफ मोशन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, सब कुछ। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि डायनेमिक्स क्या होता है। तो जब मैं इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा था तो उस टाइम जब मैं ब्रांचेस बता रहा था, मैंने बताया था कि एक होती है मैकेनिक्स ब्रांच, काइनेमेटिक्स ब्रांच, और फिर डायनेमिक्स, और फिर स्टैटिक्स ब्रांच। अब ये क्या होती है, मैकेनिक्स के अंदर 3 ब्रांचेस आती हैं। ठीक बात है, पहली होती है काइनेमेटिक्स, दूसरी डायनेमिक्स और तीसरी स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम सभी मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं। डायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं तो डायनेमिक्स में हम डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता है कि करेंगे तो मोशन की स्टडी, लेकिन कॉज ऑफ मोशन को भी हम कंसीडर करके चलते हैं। इसका मतलब काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करेंगे। और पहले की वीडियोस में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉज ऑफ मोशन होता है फोर्स। अब आइए देख लेते हैं कॉज ऑफ मोशन फोर्स कैसे होता है। तो कॉज ऑफ मोशन फोर्स को हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कोई फुटबॉल है, वो एट रेस्ट पर है, आपने उस फुटबॉल को किक कर दिया। अब वो फुटबॉल कैसी हो जाएगी, वो मोशन में आ जाएगी। इसका मतलब आपने मोशन में लाने के लिए उस फुटबॉल पर फोर्स अप्लाई किया। तो यहाँ पर तो ये पूरा वैलिड लग रहा है कि ठीक है, किसी चीज़ उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया और उसमें मोशन जनरेट हो गया। इसका मतलब वहाँ पर कॉज ऑफ मोशन क्या था, फोर्स। सिर्फ वहाँ पर ही नहीं था दोस्तों कॉज ऑफ मोशन फोर्स, सभी जगह अगर कहीं पर भी मोशन हो रहा है तो वहाँ पर फोर्स होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब कॉज ऑफ मोशन क्या है, फोर्स। ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों, जब भी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमें पहले से, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमें पहले से अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे के जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उनको अच्छे से पढ़ पाएंगे या उनको कॉन्सेप्ट गेन कर पाएंगे। तो वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो चलिए देखते हैं। टू स्टडी लॉ ऑफ मोशन वी हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। दोस्तों, ये 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि अगर इनके बारे में आपको नहीं पता तो आप जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जो 3 है पूरी, जिनका नंबर 3 है, वो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप ये नहीं कह रहा हूँ आप पढ़ नहीं पाएंगे, पर आप जो रियल कॉन्सेप्ट है उनका वो गेन नहीं कर पाएंगे, जो कि आपको एग्जाम हॉल में सबसे अलग साबित करेगा और बहुत ही इफेक्टिव बनाएगा। तो चलिए देखते हैं फोर्स क्या होता है। लीनियर फोर्स और लीनियर मोमेंटम सबसे पहले पढ़ना है और उसमें से फोर्स सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों, फोर्स की डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। फोर्स इज अ एक्सटर्नल एफर्ट, मतलब फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। मतलब जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज़ पर, या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, तो जो फोर्स है वो क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट है। ठीक है, और किस फॉर्म में होता है फोर्स हमेशा, फोर्स हमेशा या तो पुश के फॉर्म में होगा और या तो पुल के फॉर्म में होगा। जिस तरीके से अगर आप देखें कि कोई दरवाज़ा है या कोई डोर है, हम उसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, या तो हम उसको पुश करते हैं या तो पुल करते हैं, है ना। कुछ दरवाजे पुश करने से ओपन हो जाते हैं, कुछ पुल करने से ओपन हो जाते हैं। ठीक बात है। तो ऐसे ही जहाँ पर भी हम फोर्स लगाते हैं वहाँ पर या तो फोर्स है वो पुश के फॉर्म में लगेगा या तो पुल के फॉर्म में लगेगा। अब इसको दूसरे उससे देखते हैं। मान लीजिए मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ पोल को हम पास में लाते हैं। ठीक है, दोनों एक से पोल है। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, दोनों के ये जो जिस साइड कैप लगा है ये नॉर्थ पोल है। तो जब हम इनको पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे को बाहर की तरफ पुश करेंगे, है ना, रिपेल करेंगे। जब ये एक दूसरे को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं तो वहाँ पर रिपेल हो रहा है। और अगर हम एक इसका साउथ का पोल कर दें, एक नॉर्थ का पोल कर दें, तो अब क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करेंगे और अट्रैक्शन का फोर्स जनरेट कर देंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ से हमें ये अच्छे से क्लियर हो गया कि फोर्स 2 फॉर्म में ही हो सकता है, या तो वो पुल करेगा या तो पुश करेगा। ठीक बात है। अब फोर्स करता क्या है आगे उस बारे में डेफिनेशन में बताया गया है। एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस, मतलब ठीक है, विच प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस
state of motion in a body which is at rest, state of rest in a body which is at motion, or the changes or tries to change the direction of a moving object. अब इसको समझेंगे ये क्या है। तो जब भी हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है जो पुश और पुल के फॉर्म में होगा, और वो या तो प्रोड्यूस करेगा या ट्राई टू प्रोड्यूस करेगा। कौन सी चीज़ें, मतलब या तो वो मोशन प्रोड्यूस करेगा या तो मोशन प्रोड्यूस करने का ट्राई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक छोटी सी बॉल है, आपने उस पर फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, वो बॉडी मोशन करने लगी, मोशन में आ गई, ठीक बात है, तो ये तो फोर्स कहलाएगा। अब अगर एक बहुत बड़ी चट्टान है, आपने उस पर फोर्स लगाया लेकिन वो मोशन में नहीं आई, तो क्या आप ये बोलेंगे कि आपने फोर्स नहीं लगाया? नहीं, आपने फोर्स लगाया, और वो डेफिनेशन से कैसे वैलिड होगा? क्यों? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया वो भले ही उस ऑब्जेक्ट को मोशन में नहीं ला पाया, पर वो ट्राई कर रहा था उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने का। इसीलिए हम बोलते हैं विच प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट, मतलब जो भी बॉडी रुकी हुई है उसमें मोशन लाने का प्रयास करता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखें कि कोई भी एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक मोशन में ऑब्जेक्ट है, पहले से मोशन कर रहा है, तो जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट, जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को या तो रोक देगा या तो ट्राई करेगा रोकने का, ठीक है। क्या करेगा, या तो रोक देगा या तो ट्राई करेगा रोकने का, ठीक बात है। अब अब फोर्स जो है वो सिर्फ रोकता और मोशन बस नहीं करवाता है, वो डायरेक्शन भी चेंज करता है। कैसे? अब मान लीजिए एक चीज़, आप एक फैक्ट समझिए, जितनी भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास, उन सभी की टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करें। उनकी नेचुरल टेंडेंसी यही होती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करें, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे तो फिर तो सर्कुलर मोशन आएगा ही नहीं, अपने अस्तित्व में ही नहीं आ पाएगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक रस्सी में एक स्टोन बांधा और उसको मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ, है ना, और वो स्टोन क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं हूँ और ये मैंने रस्सी से बांधा और ये इस पर एक स्टोन है। अब मैं इसको जब घुमा रहा हूँ तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से। अब जैसे ही मैंने वो ऑब्जेक्ट के उसको काट दिया, स्ट्रिंग को काट दिया, तो वो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, है ना, इस डायरेक्शन में, जैसे ही मैंने इसकी इस स्ट्रिंग को कट कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, है ना। ये एक्सपीरियंस तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये होता है ऐसा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो हम इस स्टोन की जो डायरेक्शन है वो हर मोमेंट ऑफ टाइम पर या हर पॉइंट ऑफ टाइम पर चेंज कर रहे थे। तो हो क्या रहा था, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता था, ऑब्जेक्ट की इच्छा है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाए, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में गया, हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, थोड़ी सी डायरेक्शन। ऐसे ही जब डायरेक्शन चेंज करते गए हम हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हुआ क्या, वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर मोशन करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स का अप्लाई कर रहे हैं या फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने में। तो फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है या तो डायरेक्शन चेंज करने का प्रयास करता है। तो अब ये सब चीज़ें क्लियर है ना। आपने ये देख, मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को हवा में उछाल रहा हूँ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हवा में उछाला तो मैंने फोर्स लगाया इस पर, इसको मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाया, हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो ये मैंने इसको फोर्स लगाया। अब जो मेरा हाथ था जिसके जरिए मैंने फोर्स लगाया है वो हो गया एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स, ठीक है। अब एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स हमें ये पता चल गया फोर्स लगाती है, ठीक है। तो जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए आपको उन सभी में एक्सटर्नल एजेंसी का जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, एकदम सही बात है। तो क्या हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि सभी एक्सटर्नल एजेंसीज ऑफ फोर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के साथ जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स लगा रहे हैं? क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा। कैसे, आइए जानते हैं। मान लीजिए अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है।
अब ये पता कैसे चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूँ ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब ये फोर्स लगा रही थी अर्थ इस पे, तो क्या अर्थ इससे कॉन्टैक्ट में है? क्या नहीं है अर्थ इससे कॉन्टैक्ट पे। तो इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंसी का कॉन्टैक्ट में होना उस ऑब्जेक्ट के साथ जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो मैग्नेट होती है, मैग्नेट किसी आयरन की कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो क्या मैग्नेट और आयरन की कील में शुरू से ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है? नहीं होता है। इसका मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना नेसेसरी नहीं है। चलिए दोस्तों, ये चीज़ें हमने देख ली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे फोर्स के। हालांकि फोर्स को हम बहुत अच्छे से आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या फॉर्मूला होता है, क्या कौन सी चीज़ों का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये सभी चीज़ें। लेकिन अभी ये कि ये ओवरव्यू है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। दोस्तों, अब हमने फोर्स के बारे में एक जनरल ओवरव्यू देख लिया है। तो चलिए अब जो सेकेंड क्वांटिटी हमें पढ़नी थी, जिसकी मदद से हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ पाएंगे, वो थी लीनियर मोमेंटम। तो अब जानते हैं लीनियर मोमेंटम होता क्या है। तो अगर आपने लीनियर मोमेंटम इसके पहले किसी भी बुक से पढ़ा है, तो उस बुक में लिखा होता है लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट है उसका m मास है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर हमें उसका लीनियर मोमेंटम निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी कर देंगे और लीनियर मोमेंटम निकल आएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मेरे भाई, ये तो जस्ट का जस्ट तुमने फॉर्मूला बोल दिया ना डेफिनेशन में। तुमने सिर्फ ये बोल दिया लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लीनियर मोमेंटम अगर कोई आपसे पूछे कि होता क्या है लीनियर मोमेंटम, तो आप कैसे बोलेंगे? तो आज मैं आपको बताता हूं कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। लीनियर मोमेंटम इज दी क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बॉडी। मतलब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे पास ये दो थैली है मेरे पास, एक थैली में मेरे पास मोशन है बहुत सारा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा मोशन उठा के डाल दिया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट में अभी तो ये रेस्ट पे है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा मोशन जनरेट होगा क्योंकि मैंने मोशन डाल दिया। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा मूवमेंट चालू कर देगा ना। तो ये थोड़ा सा मूवमेंट चालू कर दिया। अब मैंने इसमें और क्वांटिटी ऑफ मोशन डाल दिया, तो अब ये और थोड़ा मूवमेंट चालू कर देगा, और डाल दिया तो और तेज मोशन करने लगेगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम वो क्वांटिटी ऑफ मोशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल रहे थे, वैसे वैसे इस ऑब्जेक्ट का मोशन बढ़ते जा रहा था, है ना। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि अगर लीनियर मोमेंटम ही क्वांटिटी ऑफ मोशन है, इसका मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट में जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी वो उतना ज़्यादा मोशन करेगा। अब इसको दूसरी तरीके से देखें तो जिस भी ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम होगा वो उतना ज़्यादा मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लीनियर मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर है। अब देखिए एक और इसका एक जो पर्सपेक्टिव है उसको समझिए। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स, ठीक है। इसका मतलब जहाँ पर भी मोशन है वहाँ पर फोर्स है उसके पीछे। बिल्कुल सही बात है ना। कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट कर रहा है, ठीक बात है। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये साइड से बहुत स्पीड से आ रहा है या मोशन करते हुए आ रहा है, ठीक है। अब इसके मोशन के पीछे एक कोई फोर्स है, बिल्कुल क्लियर बात है। क्यों? क्योंकि कॉज ऑफ मोशन तो फोर्स होता, वो उसी फोर्स ने इसमें मोशन जनरेट किया और इसके साथ साथ वो फोर्स है, ठीक बात है। अब ये आ रहा है, अब अगर मुझे इसके मोशन को एट रेस्ट पे लाना है या इसका मोशन रोकना है तो मुझे क्या करना होगा, जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट में मोशन को कॉज कर रहा है उसी फोर्स के इक्वल या उससे ज़्यादा मुझे इसके सामने फोर्स लगाना होगा, तब ये ऑब्जेक्ट रुक पाएगा। एकदम ठीक बात है ना। इसका मतलब अगर इसमें ज़्यादा फोर्स इसमें मोशन क्रिएट कर रहा है तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगा के रोकना होगा, ठीक बात है एकदम। तो अब अगर हम देखें कि इसके मोशन ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा है। मतलब अब क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है तो ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन और लीनियर मोमेंटम तो एक ही बात है। तो इससे हमें ये पता चला कि जिसमें जितना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम होगा उसको रोकने में हमें उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा लीनियर मोमेंटम है तो उसको रोकने के लिए हमें क्या लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा चलिए, इसको अभी आप होल्ड पे रखिए, एक छोटी सी चीज़ और समझिए, है ना। अब कोई भी ऑब्जेक्ट का हम जब भी लीनियर मोमेंटम निकालेंगे तो क्या करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, एकदम सही बात है। अब मान लीजिए मास कांस्टेंट है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो इसका मास एकदम कांस्टेंट है, ठीक है, मास ना बढ़ रहा ना कम हो रहा, इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। तो जब मास कांस्टेंट होता है तो लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेलोसिटी के, किसके, वेलोसिटी के। अब देखो यहाँ से असली खेल चालू होता है कि अगर मास कांस्टेंट है और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है तो इसमें क्या होगा, लीनियर मोमेंटम भी कम होगा। लीनियर मोमेंटम कम है, इसका मतलब इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कम होगी। इसका मतलब थोड़े से फोर्स से हम इस ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यही ऑब्जेक्ट था, ऐसे इतने बिल्कुल इतनी फोर्स से आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल वेलोसिटी एकदम कम है। इसका मतलब जब हम इसके मास और वेलोसिटी की का इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक जो संख्या निकलेगी या जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो कैसा निकलेगा, कम निकलेगा, ठीक है, अगर ये वेलोसिटी कम है तो, ठीक है। हम सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसको जब ये स्लो स्पीड से आ रहा था इसको रोकना बहुत आसान था, ठीक है। अब देखो इसी का दूसरा पहलू समझो। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की मैं स्पीड बहुत ज़्यादा हाई कर दूं, स्पीड बहुत ज़्यादा तेज कर दूं, इतनी कर दूं कि एक गोली से, एक बंदूक से जो बुलेट निकलती ना उसकी स्पीड का कर दूं, तो अब क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट जब उस स्पीड से हमारे पास आएगा तो जब हम इसका जो मास है जो पहले भी उतना ही था उस मास को इस नई वाली जो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड निकलेगा लीनियर मोमेंटम का वो क्या निकलेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा निकलेगा। तो जब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मतलब इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको जब हम रोकेंगे ना, इतनी स्पीड से जब ये मार्कर आ रहा है सेम मास का, तो इसको रोकेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमारा हाथ या हाथ की जो मसल है वो उतना फोर्स ना इस पर अप्लाई कर पाए और ये जो पेन है ये हमारे हाथ के आर पार हो जाए या तो बहुत बुरी तरीके से हाथ को डैमेज कर दे। ये चीज़ आपको लीनियर मोमेंटम में समझ में आ गई। चलिए एक बात एकदम क्लियर बात है ना। अब हम इस पॉइंट को समझेंगे जिस पॉइंट में वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन मास अलग अलग है। तो आप कहेंगे भाई एक ही ऑब्जेक्ट के मास कैसे अलग अलग हो सकते हैं। तो जब एक ही ऑब्जेक्ट के मास अलग अलग नहीं हो सकते तो मान लीजिए हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक ट्रक है, ठीक है, ये क्या है, एक ट्रक, और ये एक छोटी सी कार है, नहीं छोटी सी बाइक है ये, ठीक है। अब ये दोनों सेम वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो ये दोनों सेम वेलोसिटी के साथ इस साइड आ रहे हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जब हम इस बाइक के मास से मान लीजिए इसकी वेलोसिटी को इनटू करेंगे, मान लीजिए वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या तो 50 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, ठीक है। तो जब हम इसको 50 मीटर पर सेकंड से इसकी एक इनटू करेंगे तो एक कोई मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, ठीक बात है, ठीक है। अब वेलोसिटी उतनी है लेकिन जब हम उसी वेलोसिटी को ट्रक के मास से इनटू करेंगे तो ट्रक का मास तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो एक और मैग्नीट्यूड निकल के आएगा ट्रक के मामले में वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो अब क्या होगा, बाइक का जो लीनियर मोमेंटम निकल के आया वो कम आया, लेकिन उसी स्पीड से जब हमने ट्रक का लीनियर मोमेंटम निकाला तो बहुत ज़्यादा आया। तो अब इसको देखिए, लीनियर मोमेंटम जिसका ज़्यादा है मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें ज़्यादा है, इसका मतलब उसके लिए रोकने के लिए फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बाइक मेरी ओर आ रही है और मैं उसको रोकना चाहूँ तो उसको मैं रोक सकता हूँ किसी न किसी तरीके से, ठीक है, उतना फोर्स मैं लगा सकता हूँ। लेकिन अगर कोई ट्रक 20 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है और आपने उसको रोकने का ट्राई भी कर दिया तो आप बचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसका लीनियर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, स्पीड तो उसकी उतनी ही थी लेकिन मास जो था उसका वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उसकी जो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू आई वो भी क्या आई, बहुत ज़्यादा आई। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब एक और केस समझते हैं लीनियर मोमेंटम का। जब कोई दो ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम सेम होता है,
अलग अलग मासेस का लीनियर मोमेंटम सेम होता है। मान लीजिए ये बाइक का और ये एक कार है, इसका लीनियर मोमेंटम सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा क्या होता है, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जिस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा है जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी को इक्वल बनाना है। तो अगर किसी का मास ज़्यादा है तो मतलब उसकी वेलोसिटी कम है, और अगर किसी की वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब मास कम है, तभी उन दोनों ऑब्जेक्ट का जिनके अलग अलग मास है लीनियर मोमेंटम सेम होगा। चलिए, लीनियर मोमेंटम की ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब एक और चीज़ देखेंगे कि हमने देखा कि मास क्वांटिटी ऑफ मोशन या इफेक्ट ऑफ फोर्स पर मास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अब मान लीजिए 5 ग्राम की बुलेट थी मेरे पास, मैंने उसको हाथ से ऐसे किसी को फेंक के मार दिया, तो वो इंसान नहीं मरेगा, कुछ होगा ही नहीं उसके लिए, है ना? क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी बहुत कम थी और उसका मास भी बहुत कम था। ठीक है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम था वो बहुत कम था। ठीक है, अब मैं इसी 5 ग्राम की सेम बुलेट को उठाऊं और इसको बंदूक में डालूं और अब इसको फायर करूं, तो ये बहुत तेज स्पीड से जाएगी किसी इंसान की तरफ। तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना? वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इसका लीनियर मोमेंटम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब लीनियर मोमेंटम बढ़ गया, क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा हो गई। अब इसको रोकने के लिए उतना फोर्स लगेगा। अगर किसी इंसान की बॉडी में उतना फोर्स नहीं है तो वो गोली उसको आर पार कर जाएगी। और ऑब्वियस बात है कि इंसान की बॉडी में उतना फोर्स नहीं होता कि वो किसी भी एक बुलेट को रोक पाए। तो हमें एक पता चल गया कि मास और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मोशन के ऊपर फोर्स के प्रभाव को देखने के लिए। मतलब ये फोर्स का ही प्रभाव हुआ ना, कि अगर मैं कोई एक ऐसा मोशन आ रहा है और मैं इस पर कितना फोर्स लगाऊं कि इसका मोशन रुक जाए, तो यही तो हुआ ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन देखने के लिए मास और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर मास और वेलोसिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हम एक ही क्वांटिटी बना देते हैं इनकी, और जिसमें इनको इनटू कर देंगे और उसका नाम हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम क्या होगा, प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन। ठीक है, लीनियर मोमेंटम की एक खास बात पता चली कि जब भी हमें इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना है किसी भी मोशन पर, तो हमें किसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, लीनियर मोमेंटम के ऊपर। चलिए, आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से समझ लिया, अब थोड़े से फैक्चुअल कॉन्सेप्ट देखते हैं। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक बात है। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, केजी, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। दोनों इनटू में है तो इधर पे भी दोनों इनटू में है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसमें एक बार मास आ रहा है तो m टू द पावर 1, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ m लिखेंगे, और वेलोसिटी, तो पिछली क्लासेस में हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, LT-1 होता है। तो इसका जो ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर MLT-1। तो फ्रेंड्स, ये सभी बेसिक जानकारी थी और एकदम अच्छे से जानकारी थी लीनियर मोमेंटम की। और आप इस लीनियर मोमेंटम की जितनी भी जानकारी है इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। दोस्तों, अब जब हमने लीनियर मोमेंटम और फोर्स के बारे में सभी कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो अब हम एक एक करके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ डील करेंगे। तो सबसे पहले जिस मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कई बार लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसी वीडियो में थोड़ा आगे ही हम समझ जाएंगे कि इनर्शिया होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है जो न्यूटन ने दी है। ठीक है, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it is acted upon by some unbalanced external force to change the state। अब न्यूटन इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी बॉडी है वो अपने रेस्ट के पोजीशन को या रेस्ट के स्टेट को या यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को जब तक नहीं चेंज करेगी जब तक उस पर कोई
एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी एट रेस्ट पे है तो वो एट रेस्ट पर ही रहेगी, ठीक है। कब तक एट रेस्ट पर रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको मोशन में ना लाए, ठीक है। और दूसरी बात ये बोली कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? मतलब उसकी वेलोसिटी सेम है, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो उसी वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में जाते जाएगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए उसके मोशन को स्टॉप करने में या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में। तो ये बोला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने। एक्चुअली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ईजी है, क्योंकि अब अपन ने लीनियर मोमेंटम और सब कुछ पढ़ लिया है, फोर्स, है ना। तो इसको अगर हम 3 पार्ट्स में देखें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन है, इसको 3 पार्ट्स में अगर मैं बांट दूं, 3 इसमें से फैक्ट्स निकाल दूं, तो वो कुछ इस तरीके से। फर्स्ट पार्ट इसका होता है कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट। मतलब पहली बात तो ये आ गई कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, और बॉडी क्या होगी? एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट। मतलब जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे कोई भी बॉडी जो रेस्ट पर है वो हमें रेस्ट पर ही रहेगी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड पार्ट ये बोलता है, देखिए विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वाली बात तीनों पार्ट्स में है ना। तो सेकंड पार्ट में फिर से विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। कैसे मोशन में है बॉडी? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है, तो वो अपने मोशन को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। टू मूव यूनिफॉर्मली, मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट लाइन में कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन करते जाएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। चलो ये बात भी सही है। अब दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी सेम होती है, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, वो एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक बात है। अब मैंने आपको ये भी बताया है कि वेलोसिटी चेंज हो जाती है अगर हम उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जरा सी भी चेंज कर दें। तो इससे हमें एक और फैक्ट पता चला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से जा रहा है और उसे एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर पाएगा। अगर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। तो अगर हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की है तो हमें डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी। तो एक जो पॉइंट जो इसमें छिपा हुआ है वो ये है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑन इट्स ओन या बाय इट्स ओन। मतलब जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे कोई भी एक बॉडी अपने आप से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगी। चलिए ये तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए एक और बात, इन तीनों पार्ट्स में देखिए, जब भी बॉडी एट रेस्ट पे होती है, क्या होती है? एट रेस्ट पे, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन होता है क्या? जब उसमें वेलोसिटी नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं है इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो इस वाले पॉइंट से हमें ये पता चला कि बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है। कब एक्सेलरेशन जीरो है? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में क्या होता है? जो एक्सेलरेशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में वो क्या होता है? जीरो होता है। बिल्कुल सही बात है। अब इन्हें फिर से एक बात बोली कि विदाउट, अब दूसरे वाले पार्ट को देखें, इसमें क्या एक सार तत्व निकल के आ रहा है? इसमें मतलब विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब यही एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वाली बात आ गई, ठीक है। अब बॉडी इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कंटिन्यूज टू मूव यूनिफॉर्मली। अब इनने बोला है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगी अगर कोई फोर्स नहीं है। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी होती, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और हमने एक्सेलरेशन क्या पढ़ा है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है।
तो यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर भी एक और बात हो गई क्लियर कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, कब, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में। यहाँ पर भी वही बात निकल के आई। अब यहाँ पर भी उनने ये बोल दिया कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगी जब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो फिर से पता चल गया एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हमें कुल मिला के एक बात पता चल रही है कि जब भी किसी बॉडी पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। और अगर उस बॉडी में हमें एक्सेलरेशन पैदा करना है तो हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब एक्सेलरेशन पैदा करना है, इससे क्या मतलब निकालेंगे, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेट अगर कोई बॉडी कर रही है मतलब वो मूव कर रही है, मोशन में आ गई है ना। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा मोशन में लाने के लिए, फोर्स। तो यहाँ से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की एक और डेफिनेशन निकल के आती है जो है इफ द नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज ज़ीरो, द एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी इज ऑल्सो ज़ीरो। मतलब अगर एफ नेट मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो उस बॉडी पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो। अगर हमें किसी बॉडी में एक्सेलरेशन जनरेट करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करना होगा। ये एक बात हमारी इससे क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट है जो और हम वो समझेंगे कि हमने बोला कि एफ नेट ज़ीरो होना चाहिए तो बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब बॉडी कैसी रहेगी, एट रेस्ट पे रहेगी, या तो यूनिफॉर्म मोशन कर रही तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, ठीक बात है। अब रेस्ट की एक सिचुएशन देख लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ ये मार्कर एक एट रेस्ट पे है तो क्या आप ये बोलेंगे कि इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर केस ये आता है कि इस मार्कर पे जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसीलिए इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, इस पे एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर रहा है और ये एट रेस्ट पे आ गया। चलिए आपको ये चीज़ आई होप फ्रेंड्स अच्छे से समझ आई होगी। और यही था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और जो हमने शुरुआत में फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी वो फोर्स की डेफिनेशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही डिराइव होती है कि जब तक हम नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे जब तक कोई भी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं आएगा। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इसका मतलब फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है पुश और पुल के फॉर्म में, जो क्या करता है किसी बॉडी में चेंज करता है या तो ट्राई टू चेंज करता है, क्या उसके मोशन के जो उसका मोशन का स्टेट है उसको रेस्ट पे लाने का, या उसका रेस्ट का स्टेट है उसको मोशन पे लाने का, और या तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसके बारे में हम थोड़ी इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दो डेफिनेशंस के बारे में हमें बताता है। पहली तो वो देता है फोर्स की डेफिनेशन, और दूसरी एक और जो डेफिनेशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देता है वो है इनर्शिया, है ना। इसीलिए हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इनर्शिया क्या होता है, तो अभी तक हम देख रहे थे कि न्यूटन बार बार बोल रहे थे कि कोई भी एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी, और कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो चल रही है उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, है ना। ये न्यूटन्स लॉ ने बोला, और ऐसा कब तक हुआ, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने खुद के स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, जैसे अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की ही इच्छा जाहिर करेगा, और अगर वो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं इनर्शिया, है ना। इनर्शिया का मतलब क्या होता है अच्छे से हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब एक बार इनर्शिया की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए इनर्शिया इज अ इनएबिलिटी, मतलब इनएबिलिटी है, ये एक एबिलिटी नहीं है, ये एक इनएबिलिटी है। इनर्शिया इज अ इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से चेंज करने की इनएबिलिटी है ये। इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन।
इसका मतलब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी इनेबिलिटी है जिसके कारण वो खुद से खुद का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं कर सकता। अगर उसको अपना इनर्शिया या अपना ये स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट या डायरेक्शन चेंज करना है तो उसको किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी ही। तो आई होप आपको इनर्शिया अच्छे से समझ में आ गया कि इनर्शिया है क्या। इनर्शिया है ना, आपको इनर्शिया अच्छे से समझ में आ गया। अब इनर्शिया के टाइप्स होते हैं। अब इनर्शिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आइए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक ऐसी इनेबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो खुद से अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर पाता। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। अगर हमें उसको मोशन में लाना है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आइए इसका एक एप्लीकेशन या एक इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अभी हम एक बस जब स्टार्ट होती है, ये मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ कि जब बस एट रेस्ट है, ठीक है, एट रेस्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जिस तरीके से ब्लैक मार्कर से जो एक इंसान बना है वो एकदम स्ट्रेट बैठा है ना। अब हो ये रहा है जब ये स्ट्रेट बैठा है तो इसके फीट्स में और इसकी ये सिटिंग में इतने में पूरे में फ्रिक्शनल फोर्स है जो क्या है, इसको फर्मली होल्ड किए हुए बस के सरफेस के साथ। तो होता ये है, अभी तो ये सीधा बैठा है क्योंकि एट रेस्ट पे है। अब रेड पेन से लिखता हूँ, जैसे ही इस बस ने मोशन चालू किया, ठीक है, और किस डायरेक्शन में? आगे की डायरेक्शन में। तो होता ये है, ये जो नीचे का हिस्सा है इसका लेग्स वगैरह जो है ये तो बस के साथ साथ मूव कर जाएंगे, लेकिन जो ऊपर की बॉडी है, इसकी अपर बॉडी है, वो तो एकदम रिजिड बॉडी तो है नहीं, वो तो एकदम लचीली टाइप की बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी है। तो वो क्या करेगी? वो अपने रेस्ट मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहीं पर रह जाएगी। और होगा क्या? नीचे का जो उसके लेग्स व जितना भी हिस्सा नीचे का है वो बस के साथ थोड़ा सा आगे हो जाएगा। तो नीचे का हिस्सा जब आगे रहेगा और ऊपर का हिस्सा ये जो है ये यहीं पे रह जाएगा, तो उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मैं पीछे की तरफ अचानक से ढकेल गया हूँ, मैं पीछे की तरफ मुझे धक्का लगा है। तो व्यक्ति क्या होगा? अचानक से पीछे की तरफ आएगा। किस साइड आएगा व्यक्ति? पीछे की साइड आएगा। और ऐसा किस लिए होता है? ये सब आई होप आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये है ना। तो ये किस कारण से होता है? ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से, क्योंकि ऊपर की जो बॉडी थी वो एट रेस्ट पे उसी पोजीशन पे रहना चाह रही थी, जबकि नीचे की बॉडी क्या हो गई? बस के साथ साथ आगे निकल गई। अब ये होता ही है कि जो हमारी मसल पावर होती है वो फिर अपने रोल में आती है और वो क्या करती है? वापस से बॉडी को आगे की तरफ खींचती है। और इसी चीज़ को करने में हमारी जो एनर्जी वो वेस्ट होती है। इसलिए जब हम बस में बैठे हुए होते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो अपने आप थक जाती है ना। हम कोई काम भी नहीं कर रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी थक जाती है, क्योंकि मसल पावर जो है वो वेस्ट हो रही है, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन को समझेंगे। अब जब वही बस चल रही थी तो वो बस क्या हुई? अचानक से उसने ब्रेक लगाए तो वो बस कैसी आ गई? अचानक से वो बस एट रेस्ट पे आ गई, है ना। तो जैसे ही वो बस रेस्ट पे आई तो पहले देखिए ये जो रेड वाला वही इंसान है लेकिन रेड कलर से शो किया है, वो स्ट्रेट बैठा है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगा वो जो ब्लू कलर से अब शो किया है वो इंसान जो है वो आगे की तरफ बेंड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो देखिए नीचे की बॉडी है वो तो कुछ नहीं करेगी, वो तो रिजिड, वो तो फर्मली होल्डेड है किसके साथ? बस के सरफेस के साथ। तो जहाँ जहाँ बस जाएगी नीचे की बॉडी भी वहीं वहीं चली जाएगी। लेकिन जो ऊपर की बॉडी है वो तो फ्लेक्सिबल है, वो किसी चीज़ के साथ रिजिड तो है नहीं। तो ऊपर की बॉडी क्या करेगी? ऊपर की बॉडी को आदत हो गई कि अब वो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ चुकी है, तो उसको आदत हो गई या उसकी इच्छा है कि वो मोशन में ही रहे। लेकिन जब बस ने एकदम से ब्रेक्स लगाए, ब्रेक्स अप्लाई किए, तो क्या हुआ? नीचे की बॉडी तो रुक गई लेकिन ऊपर की बॉडी मोशन में ही रही आई। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। और उस व्यक्ति को कैसा फील हुआ? कि वो आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड हुआ एकदम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब किसके कारण हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझेंगे, है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ऐसे समझेंगे कि जब मान लीजिए हम किसी कार में बैठे हैं और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ये रास्ता है और यहाँ पर ये कार है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक।
अब जाते जा रहे, अब क्या हुआ, अचानक से हमने ऐसा सडन एक टर्न लिया, ऐसा टर्न लिया, तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि जो हमारी ऊपर की जो जितनी भी बॉडी है उसको इनर्जी ऑफ डायरेक्शन के कारण इच्छा थी कि वो इसी डायरेक्शन में चले, लेकिन जैसे ही हमने उस कार की डायरेक्शन को चेंज किया, हुआ क्या कि ये जो व्यक्ति था, कोई भी इसके अंदर व्यक्ति था, वो इस वाली डायरेक्शन को शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो इस कार के इस वाली डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जाएगा। हमने इसको एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, जब भी हम कार में रहते हैं और इस तरीके से कोई सडन ड्रिफ्ट या सडन कोई टर्न लेते हैं तो टर्न की अपोजिट वाली डायरेक्शन में अचानक से चले जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण होता है। ठीक है, इसमें आगे चल के हम बात करेंगे, जब अभी फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो बात करेंगे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसके कारण भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये इनर्शिया और ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, और यहाँ पर हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट कर लिया है, और इसके नोट्स आपको पीडीएफ से अवेलेबल करा दिए जाएंगे जो एकदम मेंस ओरिएंटेड रहेंगे मार्किंग स्कीम के साथ। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।